हेलो फ्रेंड्स, 11 अप्रैल की न्यूज आइटम्स देख लेते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर से ये 16 न्यूज आइटम्स है जो पिकअप की गई है, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहली न्यूज आइटम है पाकिस्तान कोर्ट अवार्ड्स डेथ टू इंडियन। तो ये फॉर्मर इंडियन नेवी ऑफिसर है कुलभूषण जाधव। तो इनको पाकिस्तानी अथॉरिटीज ने अरेस्ट किया था। वो कहते हैं बालूचिस्तान से अरेस्ट किया था मार्च 2016 में। इंडियन अथॉरिटीज कहते हैं कि इनको बालूचिस्तान से नहीं बल्कि ईरान से अरेस्ट किया गया था। तो ये इनके ऊपर एलिगेशन लगाया गया है कि ये स्पाइंग में, जासूसी में इन्वॉल्व थे। ये इंडियन एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के लिए काम करते थे। तो ये उन पर एलिगेशन है और पाकिस्तानी अथॉरिटीज कहती है कि इनका ये एलिगेशन इन्होंने कन्फेस भी किया है। ये तो वो ये क्लेम करते हैं। प्लस पाकिस्तानी मिलिट्री ऑफिशियल ने अभी इनको डेथ सेंटेंस अवार्ड किया। तो इसके ऊपर अपील हो सकती है, लेकिन अपील सिर्फ जुरिस्डिक्शन पे पॉसिबल होगी कि जुरिस्डिक्शन पे इस पे क्वेश्चन किया जाए, पर जो चार्जेस है वो चैलेंज नहीं कर सकते। तो ये जो आर्म्स एक्ट है पाकिस्तान का, तो ये रिसेंटली इसका अमेंड किया गया था 2 साल पहले। तो इसके अंदर अब सिविलियंस को भी टेररिज्म चार्जेस के ऊपर ट्राई किया जा सकता है सीक्रेटली आर्मी कोर्ट्स में। तो ये कंट्रोवर्शियल प्रोविजन है पाकिस्तानी एक्ट में। और इंडियन एम्बेसी ऑफिशियल्स कई बार ट्राई कर चुके हैं, पर उनको मिस्टर जाधव, कुलभूषण जाधव के साथ बातचीत करने का मौका नहीं मिला है ट्रायल प्रोसेस में पूरा। तो ये एक्सेस करने के अटेम्प्ट्स किए जा रहे हैं। तो ये पाकिस्तान गवर्नमेंट का एलिगेशन है और डेथ सेंटेंस अवार्ड हुआ है। तो अब आगे क्या इसके ऊपर डेवलपमेंट्स होंगे देखेंगे। फिर अगला न्यूज आइटम है डिजिटल बूस्ट फॉर सिंधी। तो सिंधी लैंग्वेज है 8th शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसके अंदर इंडियन लैंग्वेजेस लिस्टेड है, उसमें सिंधी भी लैंग्वेज है। ओरिजिनली 8th शेड्यूल में 14 लैंग्वेजेस थी, लेकिन अब 22 लैंग्वेजेस है। तो सिंधी भी एक्चुअली अमेंडमेंट से ऐड की गई थी। ये 21st अमेंडमेंट था कॉन्स्टिट्यूशन को, तो तब ये ऐड की गई थी। अब 50 साल हो गए इसके एडिशन को। तो इसीलिए इस मौके पे जो नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ हिंदी लैंग्वेज है, इन्होंने ये कैड सी कैड है जो CDAC सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, जो पुणे में हेडक्वार्टर्ड है। इवन पुणे में सिंधी पॉपुलेशन भी काफी प्रोमिनेंट है। तो यहाँ पे इन्होंने ये जो ई बुक्स और सॉफ्टवेयर टूल्स डेवलप किए थे सिंधी लैंग्वेज के लिए, वो इन्होंने रिलीज किया है। तो सिंधी को डिजिटल बूस्ट अप दिया जा रहा है। तो ये सिंधी लैंग्वेज काफी ऑक्सीजनेटेड लैंग्वेज है, ऐसे कहा जाता है। मतलब काफी डेवलप्ड है। मतलब सिंधी में 52 अल्फाबेट्स होते हैं, हिंदी में जैसे 35 है। तो सिंधी में 52 है। और एक वर्ड के लिए भी कई सारे वेरिएशन है। जैसे एलिफेंट के लिए 101 डिफरेंट वर्ड्स है। इवन कैमल के लिए 28 कॉमनली यूज्ड वर्ड्स है। और इवन वाटर को रेफर करने के लिए 28 अलग अलग वर्ड्स है। तो वही काफी डेवलप्ड लैंग्वेज है, लेक्सिकन काफी ज्यादा है इसका। तो वो अब डिजिटाइज भी किया जा रहा है, उस बारे में लिखा गया है। तो बाकी जो है ये देवनागरी स्क्रिप्ट में भी लिखी जाती है, अरेबिक स्क्रिप्ट में भी लिखी जाती है। तो ये शेड्यूल्स लिस्टेड है, जो 12 शेड्यूल्स है। ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में 8 ही थे, 9, 10, 11, 12। ये एडिशनल शेड्यूल्स ऐड किए गए अमेंडमेंट से। तो 8th शेड्यूल में ये लैंग्वेजेस है, रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। तो ये इंडियन लैंग्वेजेस है। तो इंग्लिश 8th शेड्यूल में नहीं है। जो लेटेस्ट 4 लैंग्वेजेस ऐड किए गए थे वो थे बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो ये 4 है। और जो ये लैंग्वेजेस है 22, आपको पता होना चाहिए 8th शेड्यूल में कौन सी लैंग्वेजेस है। ऑफकोर्स हिंदी है, इंग्लिश नहीं है। हिंदी के डायलेक्ट्स भी ऐड करने के लिए हमने न्यूज में डिस्कस किया है कि ये भी एक प्रपोजल था, पर हिंदी एक्सपर्ट्स ने कहा कि ये नहीं किया जाए, क्योंकि अगर डायलेक्ट्स ऐड किए जाएंगे तो नंबर ऑफ पीपल स्पीकिंग हिंदी लैंग्वेज बाइफोकेट हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो वो हिंदी का प्रोमिनेंस कम हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने इसके अगेंस्ट सजेशन दिया था कि नहीं ऐड करना चाहिए डायलेक्ट्स। तो याद रखना, राजस्थानी भी एक डायलेक्ट है हिंदी का। तो राजस्थानी इज नॉट अ लैंग्वेज है। बंगाली, गुजराती है, राजस्थानी नहीं है 8th शेड्यूल में। प्लस नेपाली, तो ये इंडियन लैंग्वेज आपको लगे नेपाल का लैंग्वेज नहीं है, नेपाली लैंग्वेज भी 8th शेड्यूल में इंडियन लैंग्वेज में रिकॉग्नाइज की जाती है। तो ये भी स्पीकर्स है इंडिया में। संस्कृत लैंग्वेज भी है यहाँ पे, उर्दू भी है और कश्मीरी भी है। राइट। तो ये सिग्निफिकेंट पॉइंट्स है, आपको पता होना चाहिए। फिर अगला न्यूज आइटम है एबेटायर बैन स्टम्प्स क्रिकेट यूनिट्स। तो जो अभी इलीगल स्लॉटर हाउसेस को बंद किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, तो उस वजह से जो क्रिकेट बॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है वो भी अफेक्ट हो रहे हैं। टैनरीज जहाँ लेदर मैन्युफैक्चर होता है वहाँ वो भी अफेक्ट हो रही है। तो ये 2 जगह है यूपी में। मीरठ क्रिकेट बॉल मैन्युफैक्चरिंग के लिए फेमस है, माना जाता है, और कानपुर लेदर वर्क्स के लिए, टैनरीज के लिए। तो ये दोनों आपको पॉइंट्स याद रखने चाहिए, जस्ट फॉर प्रीलिम्स फैक्ट्स। फिर अगला न्यूज आइटम है
आधार मस्ट फॉर एक्सेस टू सर्वे ऑफ इंडिया मैप्स। सो सर्वे ऑफ इंडिया ये इंडिया की ओल्डेस्ट साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है। तो ये 1765 में सेटअप की गई थी बाय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसका पर्पज ये था कि मैपिंग किया जाए और जो टेरिटरीज है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को उसको कंसोलिडेट किया जाए। उस पर्पज से एस्टेब्लिश की गई थी, अभी भी फंक्शनल है। इनका ये वेब पोर्टल है नक्शे। तो यहाँ पे इन्होंने मैप्स अपलोड किए, तो अराउंड 7000 मैप्स है। तो ये मिलिट्री पर्पजेस के लिए भी यूज होते हैं और सिविल पर्पजेस के लिए भी। तो इसमें से 3000 ये फ्रीली डाउनलोडेबल मैप्स है। तो ये डाउनलोड करने के लिए सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है, वो है आधार नंबर। तो आधार नंबर रिक्वायर्ड होगा एक्सेस करने के लिए। तो ये वहां पे ये पॉइंट अभी सामने आई है। तो ये सर्वे ऑफ इंडिया के काफी अकम्पलिशमेंट्स है। इवन माउंट एवरेस्ट डिस्कवर भी इन्होंने किया था, मैपिंग किया था। तो ये सर्वे ऑफ इंडिया के केडर्स है, सर्वे ऑफ इंडिया सर्विसेज करके केडर है जो यहाँ पे सर्व करते हैं। और जो ये जो आधार एक्ट है उसके बारे में और एक चीज पता होनी चाहिए कि आधार एक्ट में ये स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि ये आधार नंबर प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप भी नहीं है और प्रूफ ऑफ सेट डोमिसाइल भी नहीं है। जैसे हमने रिसेंटली न्यूज में भी डिस्कस किया था कि जम्मू एंड कश्मीर में कई रोहिंग्या मुस्लिम्स है जिन्होंने आधार नंबर अक्वायर किया। तो इसका मतलब ये नहीं कि आधार है तो मतलब आप इंडियन सिटीजन हो, या आधार है तो आप ये पर्टिकुलर स्टेट या रीजन के डोमिसाइल हो, ये उसका प्रूफ नहीं माना जाता। ये आधार एक्ट में स्पेसिफिकली मेंशन है। फिर अगला न्यूज आइटम है गवर्नमेंट टू गेट टफ ऑन ट्रैफिक ऑफेंसेस। तो ये मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट बिल है 2016, इसको लोकसभा ने अभी पास किया है। तो ये अमेंडमेंट्स किए जाएंगे मोटर व्हीकल एक्ट 1988 को। तो अब ये राज्यसभा के पास जाएगा, राज्यसभा इसको पास कर लेगी, प्रेसिडेंट असेंट के बाद ये फिर अमेंडमेंट्स वैलिड हो जाएगी। तो ये अमेंडमेंट बिल है, उसमें मेजर प्रोविजंस जो है एक ये है कि यहाँ पे पेनल्टी जो है ट्रैफिक वायलेशंस के लिए उसको काफी इंक्रीज किया गया है। जैसे कि विदाउट अ लाइसेंस ड्राइव करने के लिए अब 500 है फाइन, तो अब 5000 हो जाएगा। ओवर स्पीडिंग के लिए, सीट बेल्ट नहीं लगाने के लिए सारे फाइन्स काफी इंक्रीज किए गए हैं। इवन ट्रैफिक वायलेशन पेनल्टीज हर साल 10% से इंक्रीज किए जाएंगे, ऐसा भी ये बिल में प्रोविजन है। फिर दूसरा है कि लर्नर्स ड्राइवर लाइसेंस अब ऑनलाइन भी इशू किया जाएगा। तो पहले सिर्फ नियरेस्ट आरटीओ के पास इशू किया जाता, अब ऑनलाइन भी किया जाएगा। और तीसरा प्रोविजन है कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है फॉल्टी रोड डिजाइन के लिए उनको पिनलाइज किया जाएगा, उनको पेनल्टी भरनी। तो ये सारे इसमें प्रोविजन है। और एक प्रोविजन जो है वो ये है कि जब कोई ड्राइविंग लाइसेंस के लिए या व्हीकल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेगा तो उनके लिए आधार नंबर मैंडेटरी होगा। तो ये भी एक प्रोविजन इंसर्ट किया गया। फिर ये उसके प्रोविजन से वायलेशन की प्रेजेंट फाइन्स और प्रपोज्ड फाइन्स के बारे में। फिर अगला न्यूज आइटम है पॉलीगैमी इज नॉट अ रिलीजियस प्रैक्टिस, गवर्नमेंट टेल्स सुप्रीम कोर्ट। तो ये अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो बनाई गई है, तो ये 3 पॉइंट्स है ऑन मुस्लिम पर्सनल लॉ जिसके ऊपर ये सुप्रीम कोर्ट बेंच अपना एजुडिकेट करेगी। तो ये 3 चीजें हैं, पॉलीगैमी, निकाह हलाला और ट्रिपल तलाक। तो इन 3 पॉइंट्स पे जब ये एजुडिकेशन हो रहा है तो अटॉर्नी जनरल रिप्रेजेंट करते हैं द अदर साइड। तो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का ये पॉइंट यहाँ पे रखा गया। उन्होंने कहा है कि ये रिलीजियस प्रैक्टिसेस नहीं है, इसको रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं किया कहा जा सकता, ये सोशल कस्टम और नॉर्म्स है। और अगर ये फंडामेंटल राइट्स के साथ वायलेट हो रही है तो इनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल होल्ड किया जा सकता है। तो ये कहा जाता है कि ये जैसे पॉलीगैमी वगैरह जो है वो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के साथ के अंडर आएगी। तो 2 फंडामेंटल राइट्स कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, मतलब फंडामेंटल राइट ऑफ वुमेन, राइट टू इक्वालिटी फॉर वुमेन, प्लस ये राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो ये वही सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि ये रिलीजियस प्रैक्टिसेस नहीं है, बिकॉज दीज आर नॉट एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस। मतलब ये नहीं फॉलो कर रहे। पॉलीगैमी मींस मल्टीपल टाइम मैरिजेस, अगर नहीं कर रहे तो कोई आप रिलीजियस प्रोविजन वायलेट नहीं कर रहे। ये अलाउड है रिलीजन में, बट इट्स नॉट एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। तो वो सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईलाइट किया है। तो ये पॉइंट रखी गई है। इवन निकाह हलाला, ट्रिपल तलाक ये अलाउड है, पर ये एसेंशियल नहीं है, नेसेसरी प्रैक्टिसेस नहीं है, बल्कि दे आर नॉट डिजायरेबल आल्सो। तो वो पॉइंट्स यहाँ पे है। तो यही सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि जेंडर इक्वालिटी एंड डिग्निटी ऑफ वुमेन नॉन निगोशिएबल है, उसका वायलेशन नहीं हो सकता कोई और प्रोविजंस। फिर अगला न्यूज आइटम है शिप रेस्क्यू, चाइना रिफ्यूजेस टू क्रेडिट इंडिया। तो ये जो रिसेंट इंसिडेंट हुआ था, तो इसके अंदर तुवालू से रजिस्टर्ड एक शिप थी, वो हाईजैक की गई थी। तो उन्होंने जब कॉल भेजा तो इधर चाइनीज नेवी इनके लिए रेस्क्यू के लिए आई। तो ये रेस्क्यू में इंडियन नेवी ने हेलीकॉप्टर्स, इंडियन नेवी के हेलीकॉप्टर्स ने कवर दिया था, एयर कवर दिया था।
ये ऑपरेशन में। तो यहाँ पे चाइनीज नेवी स्पेशल फोर्सेस है वो शिप पे बोर्ड किया उन्होंने और सारे 19 क्रू मेंबर्स थे उनको रेस्क्यू किया। तो जब इंडियन नेवी स्पोक्स पर्सन ने कमेंट दिया तो उसमें उन्होंने कहा था कि दोनों इंडिया और चाइना ने मिलकर इंटरनेशनल मैरीटाइम कोऑपरेशन बताया अगेंस्ट पायरेसी। तो ये पायरेट्स थे जिन्होंने इसको हाईजैक किया था, तो इनको रेस्क्यू किया गया। पर चाइनीज नेवी ने जब स्टेटमेंट दिया तो उसमें उन्होंने कहा कि अंडर द कवर ऑफ हेलीकॉप्टर्स, तो इंडिया यहाँ पे उन्होंने मेंशन नहीं किया। तो ये पॉइंट ये इसीलिए भी इंपॉर्टेंट है न्यूज के, हमको ये एरिया के बारे में पता होना चाहिए। तो ये गल्फ ऑफ एडन में यहाँ पे ये हाईजैक हुआ था और रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ था। तो ये 3 ज्योग्राफिकल लोकेशन है जो आपको पता होना चाहिए। एक है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो स्ट्रेट का मतलब होता है नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर बॉडी, वाटर बॉडी होती है मतलब नैरो पतली सी जो 2 बड़ी वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रही है, 2 लैंड मासेस उसको डिवाइड कर रही है। तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। यहाँ पे है बाबल मंदिर, ये भी स्ट्रेट है यहाँ पे, प्लस ये है सूज कनाल यहाँ पे। तो 3 मेजर एरियाज है, ऑयल ट्रांजिट पॉइंट है जहाँ से ऑयल ट्रांजिट होता है, तो ट्रेड यहाँ से होता है। प्लस ये सोमालिया, यहाँ पे काफी पायरेट ऑपरेशंस भी होते हैं। तो ये इंडियन ओशन है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सोमालिया, यहाँ से पायरेसी की काफी इंसिडेंट्स यहाँ पे रिपोर्ट हुए 2008 से। तो ये सारे है, ये सेशलीज नेशन यहाँ लोकेटेड है, मालदीव्स, और ये इंडियन पेनिनसुला है, आप देख सकते हैं। फिर अगला न्यूज आइटम है ऑस्ट्रेलियन यूरेनियम टू अराइव सून। तो यूरेनियम प्राइम मिनिस्टर मैल्कम टर्नबुल उन्होंने विजिट किया अभी इंडिया में। तो उन्होंने यहाँ पे ये अनाउंस किया कि यूरेनियम जल्दी ही इंडिया को वो सेल करेंगे। तो ये सप्लाई जल्दी शुरू होगा क्योंकि अब सिविल न्यूक्लियर ट्रांसफर्स टू इंडिया एक्ट ये ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट ने पास कर लिया। तो ये एक पॉइंट जरूरी थी, तो वो पार्लियामेंट के पास होने के बाद अब ऑस्ट्रेलिया इंडिया को सपोर्ट कर सकता है सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज के लिए। और सिविल और यूरेनियम का 40% जो है वर्ल्ड का यूरेनियम रिजर्व वो ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया हर साल 7000 टन येलो केक एक्सपोर्ट करता है। येलो केक मीन्स यूरेनियम ओर, उसको येलो केक कहते हैं। तो ये वो एक्सपोर्ट करते हैं, तो अब इंडिया में भी वो एक्सपोर्ट करता है। ऑलरेडी इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशन स्ट्रॉन्ग है। इंडिया के 24/7 पावरफुल ऑल प्रोग्राम, स्मार्ट सिटीज, मेक इन इंडिया प्रोग्राम, इसमें ऑस्ट्रेलिया पार्टनर है। और डिफेंस कॉपरेशन के लिए भी बायलैटरल एंगेजमेंट एशिया पैसिफिक में भी स्ट्रॉन्ग करने के पॉइंट्स रखे गए। और ऑसी इंडेक्स करके ये ज्वाइंट बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज होल्ड की जाएगी 2018 में बे ऑफ बंगाल में, वो भी अनाउंस किया गया। इवन ज्वाइंट आर्मी टू आर्मी फर्स्ट बायलैटरल एक्सरसाइज भी ये साल होगी, तो ये अनाउंस किया गया। तो स्ट्रॉन्ग डिफेंस रिलेशंस भी अब होंगे। और वो चाइना को भी स्पेसिफिकली मेंशन किया कि जॉइंट स्टेटमेंट कि हम चाइना का ये जो ग्रोइंग प्रेजेंस है साउथ चाइना सी, उसके अगेंस्ट हम स्टैंड करते हैं। हम चाहते हैं कि मैरीटाइम सिक्योरिटी अपहोल्ड की जाए, सेफ्टी ऑफ सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन रहे, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड ओवरफ्लाइट रहे, कि ये चाइना का एक्सक्लूसिव रीजन नहीं है। और यहाँ पे लॉफुल कॉमर्स अलाउ करना चाहिए विदाउट एनी हिंड्रेंसेस, और मैरीटाइम डिस्प्यूट जो है उसको पीसफुली रिजॉल्व करना चाहिए। तो ये पॉइंट्स भी उन्होंने सामने रखे। फिर अगला न्यूज आइटम है सुप्रीम कोर्ट आस्क्स हाउ चिल्ड्रन एंड अप इन JNK मॉब्स। तो ये जम्मू एंड कश्मीर में जो पैलेट गन्स यूज की जाती है तो उसकी वजह से काफी इंजरीज होती है, आई इंजरीज होती है। तो ये न्यूज काफी सामने आई है। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने एक पिटीशन रखा गया है। ये जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने पिटीशन फाइल किया है कि ये जो पैलेट गन्स है उनको बैन करना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्वेश्चन ये कर रहा है कि ये मॉब्स जो है जिनके ऊपर पैलेट गन्स यूज किया जाता है उसमें बच्चे क्यों होते हैं, बहुत छोटे छोटी उम्र के बच्चे, 12, 16, 20, 21 साल के बच्चे यहाँ क्यों होते हैं, वो कवर की तरह क्यों यूज किए जाते हैं इन दीज मॉब्स और स्ट्रीट बैटल्स में। तो इसको क्वेश्चन किया गया है और सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि हमारा एक इम्पॉर्टेंट रोल है इस इशू में प्ले करने के लिए। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस केयर ने स्टेटमेंट दी। तो अब ये इसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट केस हियर करेगी। फिर अगला न्यूज आइटम है ओनली पार्लियामेंट कैन अलाउ एडिशंस टू ओबीसी लिस्ट। तो अभी लोकसभा में ये बिल पास हुआ है 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो इसके अंदर नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस जो है, जो अभी स्टैट्यूटरी बॉडी है 1993 में एस्टैब्लिश की गई अंडर नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट, तो अब इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाएगा। इसको नाम दिया जाएगा नेशनल कमीशन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। तो ये जो है बिल, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में प्रोविजन है। तो ये बिल लोकसभा में पास हुआ है और अब ये राज्यसभा के पास जाएगा। तो ये इसके अंदर और एक प्रोविजन ये भी है कि जो सेंट्रल लिस्ट होगी जो कम्युनिटीज ऑफ अंडर ओबीसी, ये पार्लियामेंट के थ्रू क्लियर होगी।
तो वो एक पॉइंट भी यहाँ रखी गई है। तो फिलहाल जो है ओबीसी के अंदर ये अराउंड 5013 नाम है सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी में। तो अब ये इसमें जो भी इंक्रीज हो गए, चेंजेस हो गए, वो पार्लियामेंट के थ्रू हो गए। तो ये प्रोविजन भी है। तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, ये ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। तो अब नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस भी ये NCSE मतलब सोशली एंड एजुकेशनली EBC ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनेगी। ये बॉडी भी एस्टेब्लिश की गई थी 1993 में अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ मतलब आउटकम ऑफ इंदिरा सोहनी का जो केस था, इंदिरा सोहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसको भी हमने डिस्कस किया है 2-3 दिन पहले। तो इसमें यही 3 मेजर प्रोविजंस थे कि रिजर्वेशन जो है वो 50% से ज्यादा ना हो, ये इंश्योर करना है। प्लस दूसरा है कि प्रमोशंस में रिजर्वेशंस नहीं हो सकते, और तीसरा है कि ओबीसी में क्रीमी लेयर एक्सक्लूड करना है। इवन क्रीमी लेयर पे जो ये नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है, उन्होंने रिकमेंडेशन दिया है कि जो इनकम लिमिट होती है सीलिंग फॉर ओबीसी, तो उसको चेंज करना चाहिए। फिलहाल है कि पेरेंट्स इनकम के ऊपर बेस्ड है और 6 लाख का थ्रेशोल्ड है, 6 लाख से कम है तो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर आते हैं। तो ये वो कहते हैं कि क्योंकि पेरेंट्स का इनकम है, मतलब अगर जॉब के लिए वगैरह के लिए अगर रिजर्वेशन है और जो पर्सन है वो खुद अगर कमा रहा है अच्छा, तो भी उनको रिजर्वेशन मिलता है। एजुकेशन में, जॉब्स में रिजर्वेशन इसीलिए मिलता है क्योंकि फैमिली इनकम नहीं देखी जाती, सिर्फ पेरेंट्स की। तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस कहती है कि एनुअल फैमिली इनकम का लिमिट होना चाहिए, और ये मिनिमम सीलिंग वो 15 लाख कह रहे हैं, अप टू 15 लाख होना चाहिए। तो ये ओबीसी का थ्रेशोल्ड हो। और वो कह रहे हैं कि ओबीसी के अंदर फिर सब डिविजन होने चाहिए, तो ऑल ओबीसी, ओबीसी के अंदर क्रीमी लेयर क्राइटेरिया तो है ही, तो सब डिविजन वो कहते हैं कि बैकवर्ड, मोर बैकवर्ड और एक्सट्रीमली बैकवर्ड ऐसे करके सब डिविजन होने चाहिए। और जो 27% ओबीसी कोटा है वो प्रोपोर्शनेटली इनके बीच में डिवाइड होना चाहिए। फिर अगला न्यूज आइटम है हसीना इनवाइट्स इंडियन कंपनीज टू बांग्लादेश, प्रोमिसेस SEZ। तो ये बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जो विजिट पे इंडिया में, तो उन्होंने इंडियन कंपनीज को इनवाइट किया है कि वो इन्वेस्ट करे बांग्लादेश में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में। तो वो कहते हैं बांग्लादेश का रिक्वायरमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट का $20 बिलियन पर ईयर टिल 2030। तो कहते हैं इंडिया काफी सारा इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ, बांग्लादेश 100 नए अभी SEZ बनाना चाहती है, तो वो प्रपोज किए गए। तो उनमें से प्राइम मिनिस्टर ने कहा है बांग्लादेश की कि वो 3 एक्सक्लूसिवली एटलीस्ट रिजर्व कर सकते हैं, एटलीस्ट 3 कि एक्सक्लूसिवली इंडियंस के लिए, तो इंडियन इन्वेस्टर्स यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो कह रहे हैं कि पूरा 100% रिपैट्रिएशन अलाउ होगा, कि आप सारा अपना प्रॉफिट, इन्वेस्टेड कैपिटल आप लेके जा सकते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स। तो ये भी दिया जाएगा, ये अश्योर किया जा रहा है। तो वही वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश काफी फास्ट ग्रो कर रही है, काफी कंज्यूमर बेस काफी स्ट्रांग है, ड्यूटी फ्री एक्सेस भी उनको मिलेगी। तो वो इनवाइट कर रहे हैं कि इन्वेस्टर्स वहां के इन्वेस्ट करें। एक अदानी पावर लिमिटेड और बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड के साथ जो प्रेजेंटली डील हुआ है, $2 बिलियन डील हुआ है। तो यहाँ पे अब बांग्लादेश पावर परचेज करेगी फ्रॉम अदानी। तो इनका जो झारखंड में प्लांट है वहां से पावर परचेज किया जाएगा। इवन बायलैटरल ट्रेड जो है इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में वो 6.5 बिलियन डॉलर्स हो गया है, लेकिन बांग्लादेश एक्सपोर्ट काफी कम है, इवन $1 बिलियन भी नहीं है। तो यहाँ पे ट्रेड डेफिसिट काफी है बांग्लादेश के आगे, मतलब एडवर्सली अफेक्टिंग बांग्लादेश। फिर अगला न्यूज आइटम है अलाइन बैंक पे टू दैट इन सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। तो ये बैंक बोर्ड वीडियो का रिकमेंडेशन है। तो ये बैंक बोर्ड वीडियो जो है अप्रैल 2016 में एस्टेब्लिश की गई थी। इनके चेयरमैन है फॉर्मर कैग विनोद राय। तो यहाँ पे इनके पास फंक्शन ये है कि ये बोर्ड मेंबर्स है इंक्लूडिंग मैनेजिंग डायरेक्टर, CEO पब्लिक सेक्टर बैंक्स में ये अपॉइंट करेंगे। तो ये सिलेक्ट करेंगे, तो इनका रिकमेंडेशन जो होता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया जाएगा। तो ये उन्होंने रिकमेंडेशन दिया है, और उन्होंने सजेस्ट किया है कि कंपेंसेशन रिफॉर्म्स चाहिए पब्लिक सेक्टर बैंक्स में। इवन सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में जैसे प्रोविजंस है, वैसे एटलीस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक्स में भी हो। इवन प्राइवेट सेक्टर के कंपैरिजन में जैसा है वैसा होना चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए कि रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रेम्यूनरेशन उनका हो, ताकि हाई क्वालिटी टैलेंट यहाँ पे अट्रैक्ट हो सके। तो ये है। तो बैंक बोर्ड वीडियो इनका एक फंक्शन यही है अपॉइंटमेंट्स में, और दूसरा है वो इवन मॉनिटरिंग, तो बैंक से उनका फंक्शनिंग, परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स मॉनिटर करने के लिए भी उनको फंक्शन दिया गया। तो ये जो इंद्रधनुष स्कीम थी, 7 पॉइंट्स थे बैंकिंग रिफॉर्म्स के लिए, उसमें एक पॉइंट ये था बैंक बोर्ड वीडियो एस्टेब्लिश करना। तो ये एस्टेब्लिश किया गया। तो वही है, एक वॉचडॉग है पब्लिक सेक्टर बैंक्स का परफॉर्मेंस के लिए, और अपॉइंटमेंट जो है सीनियर लेवल पे वो ये यहाँ पे वो 2 फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। फिर अगला न्यूज आइटम है जीरो रिकवरी फॉर डैमेज्ड कोरल्स। तो ये ऑस्ट्रेलिया में जो ग्रेट बैरियर रीफ में कोरल ब्लीचिंग हो रही है,
तो 2016 में हुई थी मास ब्लीचिंग और अब 2017 में फिर से हो रही है। तो क्योंकि 2 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स में कोरल ब्लीचिंग हो रही है, इस वजह से वहां पे साइंटिस्ट कह रहे हैं कि इधर रिकवरी अब पॉसिबल नहीं है, जीरो रिकवरी होगी, क्योंकि रिकवरी करने के लिए, फुल रिकवर करने के लिए कोरल्स को एटलीस्ट 10 साल लगते हैं, 1 डेकेड लगता है। तो ये 12 महीने में फिर से हो रही है, तो ये यहाँ पे रिकवरी पॉसिबल ही नहीं होगी। तो कोरल ब्लीचिंग जो है ये ग्रेट बैरियर रीफ में 4th टाइम हो रहा है इन रिसेंट हिस्ट्री। तो ये प्रीवियस इवेंट्स हुए थे 1998 और 2002 में, फिर 2016 में हुआ, अब 2017 में फिर से हो रहा है। तो कोरल ब्लीचिंग होता क्या है, स्ट्रेस्ड कोरल्स जो होते हैं उसमें से एल्गे निकल जाते हैं, तो एल्गे वो कोरल्स के टिश्यूज में होते हैं। तो कोरल रीफ होता है कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो एक्सोस्केलेटन है कोरल्स का। तो ये कोरल्स कॉलोनीज में रहते हैं, जेनेटिकली आइडेंटिकल है इन्वर्टिब्रेट्स, तो इनका एक्सोस्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, और ये मर भी जाते हैं तो एक्सोस्केलेटन वही रहता है और वो अक्यूमुलेट हो होके ये पूरा कोरल बनता है। तो ये कोरल्स को, जो लाइव कोरल्स है, इनको एनर्जी और जो है वो न्यूट्रिएंट्स जो है वो ये फोटोसिंथेटिक यूनिसेल्युलर एल्गे इनके अंदर रहते हैं कोरल टिश्यूज में, इनको कहते हैं ज़ूक्सेंथिला, तो उनकी वजह से होता है। तो जब फेवरेबल कंडीशंस नहीं होती तो ये एल्गे वहां से निकल जाते थे, उसको कहते हैं कोरल ब्लीचिंग। देन द कोरल्स लूज देयर कलर, उनको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा एंड द कोरल्स डाई। तो ये है। तो कोरल रीफ जो है मतलब इसके अंदर एनिमल्स भी है, वेजिटेशन भी है और मिनरल एलिमेंट भी, तीनों साथ में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब फोटोसिंथेटिक एल्गे भी है, कोरल इन्वर्टिब्रेट भी है और ये कैल्शियम कार्बोनेट भी है। तो ये कोरल ब्लीचिंग है। तो ये एल्गे जहाँ पे जो है ये हेल्दी कोरल है, अगर स्ट्रेस होगा तो एल्गे निकल जाएगी और फिर कंप्लीटली निकल गए, न्यूट्रिएंट्स नहीं रहा तो ये ब्लीच्ड कोरल्स हो गए। तो ये कोरल ब्लीचिंग के रीजंस क्या है, एक है चेंज इन ओशन टेम्परेचर, तो इनको आइडियल टेम्परेचर चाहिए, ज्यादा गर्म भी हो गया, ज्यादा ठंडा भी हो गया तो उनको नहीं चलता है। तो चेंज इन ओशन टेम्परेचर एक मेजर रीजन है जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से काफी हो रहा है। इवन रन ऑफ और पोल्यूशन की वजह से ओशन में रन ऑफ आएगा या जो वेस्ट के साथ पोल्यूशन होगा उस वजह से भी कोरल ब्लीचिंग होता है। ओवर एक्सपोजर टू सनलाइट, इसमें भी कोरल ब्लीचिंग हो जाता है, और एक्सट्रीमली लो टाइड्स जब होते हैं तब भी इसके चांसेस हो जाते हैं कोरल ब्लीचिंग के। तो ये ग्रेट बैरियर रीफ में काफी कोरल ब्लीचिंग हो गई है, यहाँ दिखाया गया है। फिर अगला न्यूज आइटम है, सिल्क रोड ट्रेन बिगिंस 18-day जर्नी। तो ये फ्राइट ट्रेन है, मतलब गुड्स ट्रेन है जो ब्रिटेन से अब चाइना आ रही है। तो ये 10 अप्रैल को इनका जर्नी स्टार्ट हुआ। तो ये सिल्क रोड ट्रेड रूट यूज किया जा रहा है, चाइना टू ब्रिटेन। ऑलरेडी चाइना ब्रिटेन टू चाइना, ऑलरेडी चाइना टू ब्रिटेन गुड्स जा पहुंच चुके हैं वहां पे जनवरी 18 को। तो अब ये रिटर्न जर्नी अब हो रही है, यहाँ पे भी गुड्स लाए जा रहे हैं जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स, विस्की और बेबी प्रोडक्ट्स, तो ये सारे आ रहे हैं अब। तो ये 12,000 किलोमीटर जर्नी है, 18 दिन में कंप्लीट होगी। और जो ये जो रेल रूट यूज किया जा रहा है वो कहा जा रहा है कि ये जो फ्राइट है इसमें चार्जेस यहाँ पे मिडिल ऑप्शन है ये, मतलब अगर एयर रूट यूज किया जाए तो काफी फास्ट होगा लेकिन कॉस्टली होगा, अगर सी रूट यूज किया जाए तो चीप तो है लेकिन काफी टाइम कंज्यूमिंग है। तो ये बीच का ऑप्शन है, ये चीपर है एयर फ्लाइट से और फास्टर है सी फ्लाइट से। तो ये एक मिडिल ऑप्शन मिलेगा लॉजिस्टिक कंपनीज को। तो ये ट्रेन काफी सारी कंट्री से आप देख सकते हो, फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी, पोलैंड, बेलारूस, रशिया, कजाकिस्तान, इनसे पास होके फिर चाइना आएगी। तो यहाँ बेलारूस बॉर्डर पे इनको अपना वैगन्स चेंज भी करना पड़ेगा क्योंकि बेलारूस में वाइड रेंज है, वाइड गॉज है रेल ट्रैक, और स्टैंडर्ड गॉज है चाइना बॉर्डर के पास। तो ये एक ट्रांजिशन यहाँ पे होगा। ये है जो पूरा सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट पूरा है, और ये मैरीटाइम सिल्क रोड यहाँ पे दिखाया गया है। फिर ये चाइना का जो इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स होते हैं वो दिखाया गया कि इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स मेजरली उनका एशिया के साथ है, फिर यूरोप के साथ है, और फिर नॉर्थ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। तो इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स कॉन्सेंट्रेटेड यहाँ है, बट विथ दिस एक्सेस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और ये एक्सेस मिलेगा जब उनको, तो ये इनका ट्रेड बाकी कंट्रीज के साथ भी इंक्रीज होगा। फिर अगला न्यूज आइटम है, नासा बलून लॉन्च अगेन डिलेड। तो ये नासा सुपर प्रेशर बलून लॉन्च कर रही है, 2017 वानाका बलून कैंपेन जो ये न्यूजीलैंड से लॉन्च किया जाएगा। तो ये सुपर प्रेशर बलून जो है इसके अंदर स्पेस ऑब्जर्वेटरी कैरी कर रही है, एक्सट्रीम यूनिवर्स स्पेस ऑब्जर्वेटरी। तो ये डिजाइन की गई है टू डिटेक्ट हाई एनर्जी कॉस्मिक रेज जो गैलेक्सी से एमिट हो रहे, आउटसाइड ऑफ द गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी से ओरिजिनेट हो रहे हैं, उनको ये और अर्थ एटमॉस्फेयर में पेनिट्रेट होते हैं तो उनको ये डिटेक्ट कर पाएगी।
तो ये एक्सट्रीम यूनिवर्स स्पेस ऑब्जर्वेटरी कैरी कर रहा है, पर ये अभी शेड्यूल किया गया था लॉन्च, बट इसको नहीं किया गया क्योंकि जो विंड स्पीड्स है वो रिक्वायर्ड कंडीशंस रिक्वायरमेंट्स के थोड़ा ज्यादा थी, और प्रेसिपिटेशन के भी चांसेस है, यहाँ पे अनसर्टेनिटी के प्रेसिपिटेशन रेनफॉल वगैरह भी हो सकती है, तो इसीलिए इसको अब नहीं किया गया लॉन्च। प्लस ये थर्ड टाइम है कि लॉन्च कैंसिल किया गया, इसको नेक्स्ट डे करने का डिसाइड हुआ है। तो पहले अटेम्प्ट लॉन्च कैंसिल किया गया था क्योंकि स्ट्रेटोस्फेरिक विंड कंडीशंस तब अनएक्सेप्टेबल थे। सेकेंड टाइम कैंसिल किया गया था क्योंकि मैकेनिकल इशू आ गया था, जो क्रेन यूज करनी थी लॉन्च ऑपरेशंस के लिए उसमें मैकेनिकल इशू था। तो अब ये थर्ड टाइम भी ये कैंसिल किया गया। तो ये है सुपर प्रेशर बलून्स यहाँ पे, तो ये ज्यादा टाइम तक रह पाएंगे, अराउंड 60 to 100 डेज तक मिशन ड्यूरेशन है इसका। टेस्ट फ्लाइट किया गया था एंटार्क्टिका से, अब ये न्यूजीलैंड से नासा लॉन्च करेगी। और लास्ट न्यूज आइटम है नॉइस पोल्यूशन एक्सीड्स लिमिट्स इन 7 cities। तो ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट है जिसके अंदर सामने आया है कि नॉइस पोल्यूशन काफी ज्यादा है मेट्रोपॉलिटन सिटीज में भी। तो ये नेशनल एम्बिएंट नॉइस मॉनिटरिंग प्रोग्राम है, उसके अंदर 70 नॉइस मॉनिटरिंग स्टेशन है, तो उनसे ये रिजल्ट सामने आया है। तो नॉइस स्टैंडर्ड्स सब एनवायरमेंट प्रोटेक्शन रूल्स के अंदर सारे नॉइस स्टैंडर्ड्स है, व्हीकल्स के लिए, एयर कंडीशनर्स, रेफ्रिजरेटर्स, इवन जेनसेट्स वगैरह के लिए नॉइस स्टैंडर्ड्स मेंशन्ड है। और इवन कैटेगरी वाइज भी नॉइस स्टैंडर्ड्स होते हैं कि कितने डेसिबल, तो साउंड लिमिट डेसिबल्स में होती है। तो इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, रेसिडेंशियल एरिया, साइलेंट जोन सबके डेसिबल लिमिट है, इवन डे टाइम नाइट टाइम डेसिबल लिमिट्स है। तो आप देख सकते हैं रेसिडेंशियल एरिया में भी डे टाइम ये 55 डेसिबल्स लिमिट होती है और नाइट टाइम 45। तो ये पूरा, तो यही है न्यूज आइटम्स। थैंक यू।